हमारे आप लोग आगे जाके हमारे जो हम बीएमसी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इसके लिए जो हमारे कॉर्पोरेटर्स के लिए कैंडिडेट्स या वार्ड प्रेसिडेंट्स हैं अभी, तो उनके लिए ट्रेनिंग है कि बीएमसी में कैसे फंक्शंस होते हैं। आपको जब भी बाहर से क्वेश्चंस आए तो आपको उसके लिए कैसे रिप्लाई करना है, इसकी हमारी एक ट्रेनिंग होगी। पार्टी आइडियोलॉजी की ट्रेनिंग होगी और आम आदमी पार्टी का विजन क्या है, आम आदमी पार्टी अलग अलग पॉलिसीज पे हमारी पार्टी ने क्या पॉलिसी फॉर्म की है, इस पे हम आज एक ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। फिर हमारे बीच में हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेबल हिना मैम आई हुई हैं। आइए मैम, आप नॉलेज भी है इलेक्शंस के बारे में और बीएमसी फंक्शनिंग के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज है। और हमारे रूबेन है हमारे साथ, वर्किंग प्रेसिडेंट मुंबई प्रदेश कमेटी के, ये भी हमको इनसे हमको ट्रेनिंग मिलने वाली है बीएमसी फंक्शनिंग की। तो रूबेन, हम स्टार्ट करते हैं। बीएमसी क्या है, इसमें जितना मैंने अभी तक देखा है, इसमें हम दो धाराएं देखते हैं। इसी टू काइंड ऑफ अप्रोचेस। एक अप्रोच में बीएमसी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि उसको अगर आप एग्जाम देने के जरिए से आप अगर पढ़े तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर मैं आपको कहूं कि बीएमसी एक्ट 1888 सबसेक्शन 4, 5, 6, उसको बोलने के पहले ही आप लोग जो है आप बोर हो जाओगे। एक दूसरा तरीका है जिसलिए मैंने हीना मैम को यहाँ पे इनवाइट किया, और उसका मकसद ये है कि जो एक्टिविस्ट है, जैसे मैंने जब बीएमसी में काम शुरू किया तो इट वाज इन 2007। मैं 18 साल का लड़का था, अभी भी ज्यादा बुरा नहीं हूँ, 34 इयर्स ओल्ड, बट आई थिंक वो एक बहुत ही हैंड्स ऑन होता है कि मे बी आपको ये रूल्स ना पता हो, लेकिन अगर लोग आपके पास आके कोई मुद्दे के ऊपर आपसे सलाह मशवरा चाहते हैं तो आप दे पाएंगे। अगर आपके पास कोई मुद्दा आया तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम ना कि ये एकेडमिक वाला, ये डिटेल स्टडी वाला अप्रोच नहीं अपनाएंगे। एनीवे, तो बेसिकली विदाउट मच टाइम हम इसमें जाएंगे और बहुत ही इंटरेक्टिव रखेंगे यार। इंटरेक्टिव मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप इसका सवाल देंगे। ओके, रत्ना, दिस इज अ बिग स्लाइड, दिस इज अ स्मॉल, ओके, थैंक यू। ओके, मूव, लेट्स स्टार्ट। आप दूसरा, आपके पास ये पेपर पेन कुछ लेकर आए क्या नोट डाउन करने? तो हमारा सपना है फरवरी में जब इलेक्शन होंगे तब हम जैसे लोग, तब दीपक सालन जैसे लोग, लालजी जैसे लोग, आदित्य और आंद्रेकर जैसे लोग, हम जैसे लोग वहां पे जाने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिल्डिंग बीएमसी हेडक्वार्टर्स है, पता है कि नहीं? इतनी बार देखा होगा। तो ये थोड़ा हमें इमेजिनेशन में भी बिल्डिंग बीएमसी हेडक्वार्टर्स, हमारा लक्ष्य वो है। ऊपर जो हाउस है जहाँ पे 227 कॉर्पोरेटर बैठते हैं, डेफिनेटली हम वहां पे हमारे कुछ लोग निर्वाचित होकर जाने चाहिए। ओके, दैट इज द बीएमसी। आगे पीछे लोग एक मिनट, ये बीएमसी का अपने लोगो, ओके, there's one line, ये बीएमसी के लोगो, ये लाइन मतलब थोड़ा ये हो गया, लेकिन कैन एनीबडी गेस वो बीएमसी के लोगो के नीचे लाइन क्या है? यतो धर्मस्त ततो विजयः, where there is righteousness there is victory। वो सुप्रीम कोर्ट में भी वही है कोइंसिडेंटली, लेकिन यहाँ पे भी वही है। आपको बीएमसी में कोई अच्छा व्यवहार दिखता है तो उनको जीत कहां से हासिल होगी? अगर उन्होंने अपनी आत्मा ही बेच डाली, अगर वो भ्रष्टाचारी करने लगे, तो डेफिनेटली ये बीएमसी की हालत जो है वो है, उनको ठीक हमें करना है। सो दैट्स दैट। लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। तो ये हम बहुत ही फास्ट करने वाले हैं। जो चीज पे हमको हाँ ठीक है, जो चीज पे हमको गौर करना है हम वो गौर करेंगे, बट मोर देन दैट वील मूव फास्ट फटाफट। तो बीएमसी अगर हम देखें तो इसके दो विंग होते हैं। एक होता है डेलिबरेटिव विंग, जो हर 5 साल चुनाव में हम 227 कॉर्पोरेटर्स को हम चुनते हैं। तो ये
ये सारे लोग डेलिबरेटिव यानी ये डिस्कस करके लॉज बनाते हैं, ये प्रपोजल जो है पास करते हैं बीएमसी में। इन्हीं 227 काउंसिलरों से एक मेयर चुना जाता है। उसके बाद हमारी जो कमिटीज हैं, स्टैट्यूटरी कमिटी, स्टैंडिंग, इंप्रूवमेंट्स, बेस्ट एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, वो चुनी जाती है। कुछ स्पेशल कमिटीज हैं, वो चुने जाते हैं, और ये सब सिटी लेवल पे। हाँ, ऑल दिस इज ए सिटी लेवल। जब हम सिटी लेवल की बात करते हैं तो मुंबई, अगर हम देखें, वार्ड नंबर 1 इज दहीसर एंड वार्ड नंबर 227 इज कोलाबा। तो दहीसर से कोलाबा के बीच और वहां से मुलुंड चेक नाका से कोलाबा के बीच, दैट इज ये है मुंबई का एरिया। तो एक हो गया डेलिबरेटिव विंग, सब क्लियर। जो 227 कॉर्पोरेटर हम चुन के वो जो है प्रपोजल की वो लॉ नहीं बनाते हैं, वो निर्णय की अमल बजावनी करते हैं। दे एग्जीक्यूट दीज डिसीजंस। यानी कॉर्पोरेटर ने कुछ डिस्कस किया, वो डिस्कस करने के बाद इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट ये एग्जीक्यूटिव विंग करेगी। और जैसे कि हमने देखा, म्युनिसिपल कमिश्नर कौन है? हमारे इकबाल चहल, अभी आजकल न्यूज में भी बहुत है। एडिशनल कमिश्नर्स, क्योंकि मुंबई बहुत बड़ी है, नॉर्मली एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक आईएएस ऑफिसर होता है, क्योंकि मुंबई बहुत बड़ी है। देयर इज सबर्ब्स, देयर इज वेस्टर्न सबर्ब्स, देयर इज ईस्टर्न सबर्ब्स, देयर इज सिटी, तो उसमें और 3-4 आईएएस ऑफिसर्स हैं। डेप्यूटी कमिश्नर, उसके बाद जोन्स आते हैं, और फिर उसके बाद बोर्ड आता है, आपका बोर्ड। तो समझो हम जहां पे है वो है के ईस्ट वार्ड। ये के ईस्ट वार्ड एक डीएमसी के अंदर आएगा, जोन के अंदर। वो डीएमसी बैठता है अंधेरी वेस्ट में, और उसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर वेस्टर्न सबर्ब्स आएगा, और उसके ऊपर चहल आएगा। ठीक है, इतना समझे कि नहीं? समझे कि ऊपर थोड़ा उल्टा जा रहा है? ओके, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, डेलिबरेटिव विंग नहीं, जो काउंसिलर को हम इलेक्ट करते हैं वो काउंसिलर जाके निर्णय लेते हैं, प्रपोजल्स पास करते हैं। जब वो प्रपोजल्स पास हो जाते हैं, प्रपोजल को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ये एग्जीक्यूटिव विंग होती है। तो जैसे कि मैंने कहा, 227 काउंसिलर वार्ड्स, ये 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 24 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड, ये ए बी सी, के वेस्ट, के ईस्ट, एच वेस्ट, एच ईस्ट, एल एन एन, ये सब, ये सारे जो लेटर्स हैं वो लेटर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड का मतलब वो जो छोटे वार्ड हैं उनको साथ में क्लस्टर करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड जो है बनाया गया। टोटल हमारा बजट 39,000 करोड़। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम चाहें तो हमारे रस्तों पे हम लिटरली सोना जो है वहां पे डाल सकते हैं। हमारे पास पैसा उतना है, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेशंस इन एशिया। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर कैपिटा बीएमसी एक्सपेंडिचर। यानी अगर हम यहाँ की जो आबादी है, अगर हम जो टोटल बजट स्पेंड से ये आबादी को डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब है एक व्यक्ति के ऊपर साल में बीएमसी 30,291 30,291 जो है हम इतना खर्च करते हैं। जैसे इमेजिन, पैसा बहुत है, पैसा खर्च अकॉर्डिंग टू देम हो रहा है, हमें दिख नहीं रहा। ओके, दैट इज द सिचुएशन। ठीक है, अभी डन दिस, ये सब ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि ये बीएमसी में इतने जो 30,000 करोड़ है, वो कहां से आते हैं? तो ये सबसे पहले एक अभी ऑक्ट्रॉय हटाया गया। ऑक्ट्रॉय मतलब आने के पहले अगर आप थाने में देखते, दहीसर में देखे, वहां पे एक ऑक्ट्रॉय चेक नाका होता था, जो आपके ट्रक्स होती थी, वो ट्रक्स को ऑक्ट्रॉय भरना पड़ता था। तो ये मैं भेज दूंगा ये बारे में सारे लोगों को, डोंट वरी। तो अभी वो ऑक्ट्रॉय तो चला गया है जीएसटी के चलते, तो उसकी कॉम्पनसेशन आती है, वो है 9,000 करोड़। प्रॉपर्टी टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बीएमसी के जो पैसा आता है बीएमसी को अपना ये बीएमसी चलाने के लिए, तो वो है प्रॉपर्टी टैक्स। 6,700 करोड़ के आसपास, 6768। फिर उसमें रिसीव्स फ्रॉम डीपी डिपार्टमेंट, जो अपना टिपिकल जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है डेवलपमेंट प्लान के अनुसार, जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रही है, वहां से 3,800 करोड़। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनके टोटली 75,000 करोड़ के आसपास, 75,000 करोड़ के आसपास इनके फिक्स डिपॉजिट है।
और ये फिक्स डिपॉजिट में उनको इंटरेस्ट मिलता है. आई मीन जस्ट इमेजिन द मनी. And then there is water and sewage charges, 1,500 grant from government, सरकार देती रहती है कुछ चीज. Roads and bridges से toll 436 crores and some supervision charges 796. तो basically ये यहाँ से है. सबसे इम्पोर्टेंट आप ये 3 चीजें हैं. एक प्रॉपर्टी टैक्स, 2 कि उनके पास ये डीपी यानी जो कंस्ट्रक्शन है वहां से पैसे आते हैं, और तीसरा इनके पास बहुत बड़ा फिक्स डिपॉजिट्स हैं ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 75,000 करोड़. मूव टू द नेक्स्ट थिंग. कहां से पैसा कहां से आता है, ये है पैसा खर्चा कहां से करते हैं. तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 12,606, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 999. आप इतना समझो 50% ऑफ द बजट, आपके जो भी बजट है 50% ऑफ द बजट वो सैलरीज और वही सारी चीजों को चलते रहने के लिए यूज होती है. दैट इज ऑलमोस्ट 50%. एंड बाकी इज बेसिकली ऑन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वगैरह, उस पर हम लोग आएंगे जैसे जैसे हम आगे जाते हैं. बट इन दिस रिमेंबर कि 50% ऑफ ऑल बजट जस्ट गोज फॉर पीपल सैलरीज एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट, और बाकी का जो 50% है उसमें आपके नए रोड, नया जो भी प्रपोज होते हैं एज डेवलपमेंटल वर्क्स. मूव टू द नेक्स्ट वन. ऊपर से सब क्लियर है ना? समझ रहा है कि बोर हो रहा है कि क्या? नहीं. ओके ठीक है. नेक्स्ट डेलिबरेटिव वे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्टैंडिंग कमेटी क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि खड़े रहते हैं लोग. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. स्टैंडिंग कमेटी यानी ये कमेटी हमेशा ये कमेटी को मिलना है, एवरी वीक मिलना है. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड स्टैंडिंग कमेटी. और कुछ नहीं. क्लियर? स्टैंडिंग कमेटी यानी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी बीएमसी की. ओके. दूसरा ये कमेटी किससे बनती है? 27 जो काउंसिलर्स हैं उनसे बनती है. और ये कमेटी किसलिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सारे जो पैसों के निर्णय लिए जाते हैं, सारी जो सेटिंग होती है, सारा जो मतलब आप एक दिन लाइव कभी चले जाओ स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में, हर ट्यूसडे या हर ट्यूसडे मीट करते हैं. हर ट्यूसडे वेडनेसडे, आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट अगर आप वहां पे जाओ यू विल सी ऑल द कॉन्ट्रैक्टर्स स्टैंडिंग देयर ओनली. कह रहे हमारा बिल पास हुआ कि नहीं, अरे तुम लोग उसमें उसको इतना ये चाहिए कि नहीं. एंड इमेजिन दिस कि कुछ समय पहले 300 प्रपोजल्स पास हो गए, 300 प्रपोजल्स पास हो गए 1 घंटे में, और इनमें से एक भी प्रपोजल कोई गरीब के लिए नहीं था, एक भी प्रपोजल किसी झोपड़पट्टी के लिए नहीं था. ये सारे दिक्कतों ने सारे जो बड़े होटल्स हैं, सारे जो बड़े बिल्डर्स हैं, उनको प्रॉपर्टी टैक्स की छूट के लिए ये लोगों ने सारे प्रपोजल जो है पास किए. दूसरी चीज, स्टैंडिंग कमेटी किसलिए इंपॉर्टेंट है? स्टैंडिंग कमेटी में जो भी स्टैंडिंग कमेटी में आया है, वो चाहे उसके जेब में जितने भी पैसे हो, जब भी वो जाता है वो एमएलए बन जाता है या एमपी बन जाता है, और एटलीस्ट ऐसे लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट उनके पास 10,000 करोड़ बन जाते हैं इन 5 सालों में. उदाहरणार्थ रविंद्र वाइकर, देखो अभी उनको शुरू हो गए थे एज स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, देखो अभी वो कहां पे पहुंच गए. उदाहरणार्थ यशवंत यादव, प्रेजेंट स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, जो अपने इलाके में बांटने के लिए, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो फूड गाड़ी हो, चाहे पता नहीं क्या हो, ये सब चीजें उन्होंने निकाला. एंड हु इज द साउथ सेंट्रल एमपी? मिस्टर शेवाले. ऑल ऑफ दीज पीपल, मतलब इमेजिन करप्शन इतना है कि अब केवल स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, केवल वहां पे इतना कुछ थोड़ा सा सपोर्ट करने से ये लोगों ने अपनी झोलियां इतनी भर दी. ठीक है. सो दैट इज द स्टैंडिंग कमेटी, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी. इतना याद रखो, हर हफ्ते मिलती है और सारे जो प्रपोजल्स हैं ये लोग पास करते हैं. ओके. दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू नो. आगे इनके लिए पता नहीं इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लेकिन हमारे लिए, जैसे कि आम आदमी पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है. दिल्ली में जैसे हमने देखा 25% हमारा जो बजटरी स्पेंड है वो एजुकेशन की तरफ हमने लाया है. यहाँ पे एजुकेशन कमेटी, जो यहाँ के स्कूल्स हैं, स्कूल्स इनके जिम्मे आती है. ये टोटली इनके पास जो काउंसलर्स हैं और थोड़े बहुत एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग से ये बनती हैं.
एक बार महीने में मिलती हैं और जो सारे बीएमसी से रिलेटेड जो स्कूल्स है, जो जहां पे बीएमसी 8 पहुंचती है, जो टिपिकल आपके बीएमसी स्कूल्स है, बीएमसी शालाएं हैं, वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि सबसे अगर एक लो पास आउट रेट अगर हम देखें, अगर हम ड्रॉप आउट रेशियो को देखें, तो ये बीएमसी बहुत ही खस्ता हाल है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द स्कूल्स। दूसरी चीज, स्कूल जो है बंद हो रहे हैं, और ये स्कूल्स के जो स्पेसेस हैं, ये लोग बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े पता नहीं क्या किस किस चीजों के लिए यूटिलाइज करते हैं। लेकिन आप सोच सकते हो क्या बीएमसी अगर ये कह रही है कि डिमांड नहीं है, बीएमसी की डिमांड क्यों नहीं है? तो ये एक एजुकेशन कमेटी है, ये इस पे भी काफी ज्यादा खर्च हो जाता है। ऑन एन एवरेज 40,000 के आसपास पर स्टूडेंट पर ईयर इज व्हाट दे स्पेंड। उसमें सारी चीजें भी देते हैं, ये बैग, शूज, कंपास बॉक्स, सब कुछ मिलता है इनको। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी फिर भी ये स्कूल जो है बहुत ही खस्ता हाल में है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट, बेस्ट कमेटी क्या करती है? दो चीजें, एक तो बेस्ट इज ग्रेट मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेस्ट। और बेस्ट जो लोकल मास ट्रांसपोर्ट है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बसें वगैरह ठीक तरीके से चलाएं। और साउथ बॉम्बे में, यानी आइलैंड सिटी में, माहिम से लेके कोलाबा के बीच, साइन से लेके कोलाबा के बीच, वहां पे वो इलेक्ट्रिक सप्लाई भी करती है टाटा पावर से ये खरीद कर। बेस्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस्ट का हम देख रहे हैं कि एक टोटल नंबर ऑफ बसेस कम है अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो, रेशियो की बात करें तो। दूसरी चीज, जो हम स्टेशन के पास वो छोटी एयर कंडीशन बसेस देखते हैं, वो फीडर बसेस, ये सारे प्राइवेटाइज हो गए। तो अगर बीएसटी को अगर प्राइवेटाइज ही करना है, और प्राइवेट रूट्स तो केवल वही रूट्स पे चलेंगे जहां पे मुनाफा हो रहा है। अगर कुछ रूट्स पे ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, इसका मतलब यह है कि हम बेस्ट का बस बंद कर ले। तो बेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गरीबों के हिसाब से। बेस्ट का एक जनरल मैनेजर होता है और एक बेस्ट कमेटी होती है जो काउंसिलर्स द्वारा बनाई जाती है। तो बेस्ट इज दिस। ओके, नेक्स्ट हम बोर्ड लेवल पे आते हो। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आप कौन से वार्ड से हो, मतलब कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड से हो, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद कौन हाथ ऊपर करना चाहेगा? हाँ बताइए सर। नहीं, 133 आपका कॉर्पोरेटर वार्ड हो गया, आप एडमिन वार्ड का नंबर क्या है? एडमिन वार्ड A B C D E F। एन वार्ड, ओके, एक कह रहे हैं एन वार्ड। हाँ वरुण जी बताइए क्या है आपका एडमिन वार्ड? आपका वार्ड एल वार्ड है। यस, खुशबू मैडम? पी साउथ। पता है ना ये वार्ड? मतलब अभी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हाँ ये सर बताइए। के स्पॉट। तो अभी इतना तो पता होना चाहिए भाई कि आपका कॉर्पोरेटर का वार्ड यानी नंबर, और एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड यानी ये सब नंबर वाले वार्ड का एक गुच्छा, एक क्लस्टर जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड कहते हैं। तो हमारे टोटल 24 वार्ड हैं, लेकिन 16 वहां पे वार्ड कमिटीज हैं। वार्ड कमिटी यानी लेट्स से के वेस्ट वार्ड में, के वेस्ट वार्ड जहां पे मैं रहता हूं, वहां पे 59 से लेके 71 टोटली 13 कॉर्पोरेटर्स हैं। ये 13 कॉर्पोरेटर्स आते हैं, हर साल एक चुनाव होता है। चुनाव में प्रभाग समिति अध्यक्ष जो है चुना जाता है। उनकी मीटिंग जो है हर 2 हफ्ते होती है। एंड जो फंड्स, या तो देखो हम देख रहे हैं तो वार्ड लेवल पे फंड्स होती है, यानी आपके कॉर्पोरेटर लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड लेवल के जो निर्णय लेने होते हैं वो ये वार्ड कमिटीज करती है। और ये सारे जो फंड्स के ऊपर लेके डिस्कशन, जो भी एक वार्ड से ज्यादा वार्ड्स में अगर कोई प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो ये सारे डिस्कशंस ये वार्ड कमिटीज में होते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं वो मैप में ए वार्ड है नीचे एंड ऊपर है आर नॉर्थ, आर सेंट्रल, आर साउथ. दैट इज हाउ द नेमिंग इज बेसिकली डन. यस, नेक्स्ट सिटी एंड सबर्ब्स. तो जो बड़े प्रपोजल्स, जैसे मैंने कहा, जो बड़े प्रपोजल्स पूरे के पूरे एक वार्ड में करना पड़ेगा. यानी लेट्स से आपको पूरे वेस्टर्न सबर्ब्स में एक बड़ा आपको एक प्रोजेक्ट करना है. लेट्स से पानी का पाइप आपको हर जगह बदलना है, तो पानी का पाइप केवल एक जगह नहीं बदल सकते. तो जो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सेंट्रल एजेंसी करती है. और ये बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं ये डायरेक्टली वर्क्स कमिटी है, एक सिटी एक सबर्ब्स, और फायर ब्रिगेड का पूरा देखना. सिटी लेवल की तरफ पे जो सिटी लेवल का के जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारी जगह पे पंपिंग स्टेशन बन रही है, तो पंपिंग स्टेशन देखने की जिम्मेदारी है वर्क्स कमिटी. वो अभी बहुत सारी जगह पे हम देख रहे हैं कि टैंक्स बना रहे हैं कि जब पानी जो है भर जाता है तो वो टैंक्स, तो ये सारे चीजें सेंट्रल एजेंसी की तरफ से बनाई जा रही है. मुंबई में याद रखो भाइयों, हमारे पास मतलब अभी सिचुएशन ये हो गया है, और पब्लिक हेल्थ इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड में पहली बार लोगों ने ये पूछा कि इतने सारे लोग मरे क्यों, इतने लोग भाग क्यों रहते, इतने लोगों को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिला, इतना एक बेड भी मिल पाना इतना डिफिकल्ट क्यों था. तो पहली बार लोग सोच रहे हैं पब्लिक हेल्थ के बारे में. तो मुंबई में 4 प्रकार के हमारे पास पब्लिक हेल्थ की इंस्टीट्यूशंस हैं. सबसे पहले है हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या डिस्पेंसरी, जो कहीं दिखाई नहीं देते. टेक्निकली हर पीएमसी वार्ड में एक डिस्पेंसरी होना चाहिए. आपको दिखाई दिया? हमको भी नहीं दिखाई दिया. कुछ जगह पे होगा, लेकिन मेजॉरिटी जगह पे अगर हो तो लोगों को पता नहीं है, और अगर लोगों को पता है तो वो चलता नहीं. क्योंकि अगर चलता तो हमारे कूपर, हमारे केईएम में उतनी भीड़ नहीं नजर आती. आज प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जैसे हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक क्यों बनाए? दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाने का मकसद ये है कि अगर आम आदमी को कोई भी बेसिक बीमारी हो जाए, सर दुख रहा है या पेट दुख रहा है या कुछ हो रहा है, तो पहले एटलीस्ट वो डॉक्टर के पास जाके दिखाए तो सही, और ये फ्री में. तो यहाँ पे एक तो ये इस पे हमको एक ट्रेजर हंट करना चाहिए. ये कहाँ है भाई पीएचसी? इतने बीएमसी में 30 साल से बीजेपी शिवसेना शासन में है, तो कहाँ है ये पीएच? इस पे ट्रेजर हंट करना चाहिए. तो पहले तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो आपकी डिस्पेंसरी हो. दूसरा मेटर्निटी फैसिलिटीज, जहां पे प्रेग्नेंट औरतें जाती है डिलीवरी के लिए. ओके, वो हो गया सेकंड. थर्ड हो गए हमारे मेन हॉस्पिटल्स. अभी ये मेन हॉस्पिटल अच्छे हैं, थोड़े ठीक ठाक है. अगर आप ऊपर में जाएं, वहां भी जो यंग लोग वहां पे चलाते हैं, आई वुड से इट इज बैड. लेकिन एक ही कूपर के ऊपर आप पूरा वेस्टर्न सबर्ब्स का लोड ही डाल देंगे तो वो कैसे चलेगा? एक ही कूपर पे दिन में 5-7 हजार पेशेंट आने लगेंगे तो कैसा चलेगा? तो क्योंकि ये जो लोअर वाले प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स चलते नहीं है, ये डिस्पेंसरीज, म्यूनिसिपल डिस्पेंसरीज चलते नहीं है, ये हमको हॉस्पिटल्स पे लोड जो है नजर आता है. दूसरी चीज, हमारे पास 2 टाइप्स के हॉस्पिटल है. जो एक होते हैं कोर हॉस्पिटल्स, आपके साइन, नायर, केईएम, ऊपर आपके कोर हॉस्पिटल्स हो गए. फिर हो गए आपके पेरिफेरी हॉस्पिटल्स, भगवती, राजावाड़ी, अंबेडकर, शताब्दी, वगैरह. तो ये सारे जो हॉस्पिटल हैं ये है पेरिफेरल. लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनकी जो बेड कैपेसिटी है पिछले 30 सालों में बिल्कुल नहीं बदली. तभी भी उतना ही बेड कैपेसिटी, अभी भी जो है उतना ही बेड कैपेसिटी. तो पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है. यहाँ के हमारे पब्लिक हेल्थ के कमेटी के नालायक चेयरमैन हैं श्री अमेय गोले, जिन्होंने, जो मेरी शिवसेना के नजदीकी है और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन एज सिंपल एज मेडिकल प्रोक्योरमेंट का ये लोगों ने ठीक तरीके से मेडिसिन प्रोक्योरमेंट नहीं किया, जिसके चलते मेडिसिन कुछ 3-4 महीने तक कहीं भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी इन मुंबई. आप सोच सकते हो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा. तो ये पब्लिक हेल्थ कमिटी मेरी बीएमसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. और आई एम श्योर हम जैसे लोग अगर वहां पे उस कमेटी में होंगे तो डेफिनेटली हम वहां पे बहुत कुछ
कर पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। के वेस्ट वार्ड से कितने लोग हैं? के वेस्ट वार्ड से 2, 1 3 1 2 3 4, के वेस्ट वार्ड में 5 6। ओके, एच वेस्ट वार्ड से, ओके, आर साउथ से। ओके, मुझे बताओ ये के वेस्ट और के ईस्ट वालों से मुझे एक मार्केट बताओ। विच मार्केट? के ईस्ट में कौन सा मार्केट है? नवलकर मार्केट है। अच्छा, एक दूसरा के वेस्ट वाले लोग, के वेस्ट में एनी मार्केट वही वो मच्छी वाली। ओके, मैडम बोल रही है मतलब आप समझ रहे हैं ना? मार्केट धीरज मंगेशकर मार्केट, वो मार्केट में सब कुछ मिलेगा। वो आपको सब्जी भी मिलेगी, आपको चिकन भी मिलेगा, आपको मटन भी मिलेगा, आपको वहां पे साइड पे मच्छी वाली भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको। हाँ? तो ये बीएमसी के जो मार्केट्स हैं, हमारे मुंबई में डेजिग्नेटेड मार्केट्स होते हैं, लेकिन सैडली आज हमारे मार्केट्स बहुत ही गलत है, बहुत ही अनहाइजीनिक है। पता नहीं हम लोग वहां पे जाके खरीदारी कैसे करते हैं। अगर आप अंधेरी मार्केट चले जाओ, वो तो मैं तो आजकल माँ के साथ अंदर जा ही नहीं पाता। अंधेरी मार्केट की हालत तो म्यूनिसिपल मार्केट का मतलब लोग वहां पे आए, वहां पे फैसिलिटीज हो, वहां पे जो लोग बैठे उनके फैसिलिटीज हो, ना तो टॉयलेट्स है, ना तो वहां पे हाइजीन है, सब कुछ वहीं पे खा रहे हैं, सब कुछ वहीं पे थूक रहे हैं, सब कुछ वहीं पे काट रहे हैं। मतलब जस्ट इमेजिन कि आप सोचो। तो ये मार्केट से एक इंपॉर्टेंट कमिटी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी कुछ जगहों में, फॉर एग्जाम्पल खार मतलब डांटेकर मार्केट, उन्होंने एयर कंडीशन मार्केट बनाया। तो जिधर ये बीएमसी को काम करना है वहां पे काम कर सकते हैं। तो मार्केट्स इज अगेन इंपॉर्टेंट। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझना चाहिए कि दैट इज मार्केट्स एंड गार्डन्स। तो गार्डन्स में टिपिकली आपके जो ओपन स्पेसेस हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ट्री ट्रिमिंग की जो परमिशन होती है, ट्री ट्रिमिंग यानी वो ट्री को काटना नहीं, ट्री के टहनियों को काटना। ये तो हम देखते ही रहते हैं कि वो ट्री ट्रिमिंग के नाम पे कुछ और ही होता है। लेकिन ये गार्डन्स में 2 टाइप के होता है, एक ओपन स्पेस में एक आरजी और दूसरा होता है पीजी। आरजी यानी रिक्रिएशन ग्राउंड, पीजी यानी प्ले ग्राउंड। ठीक है, तो ये गार्डन कमेटी के अंदर आता है। इसको किसको देना, किसको मेंटेन करना, अगर मेंटेन कर भी रहे हैं फिर भी जो जनरल लोग हैं उनको ये एक्सेस दिलाना। सो दैट इज योर मार्केट्स एंड गार्डन्स कमेटी। आप लोग है ना कि बोल रहे हो? हाँ, इतना इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, रेवेन्यू एंड जनरल पर्पस कमेटी, ये इतना समझ लो कि रेवेन्यू में प्राइमरीली जैसे हमने देखा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन, लॉ डिपार्टमेंट जो सारे बीएमसी के जो केसेस हैं वो केसेस के ऊपर लड़ना, वकील को वगैरह भेजना, दैट इज व्हाट दे डू। और इलेक्शन वगैरह थोड़े बहुत 3-4 चीजें हैं उनके पास। नेक्स्ट, जो बीएमसी स्कूल्स में जो मिड डे मील स्कीम्स वगैरह जो उनको करना पड़ता है, जो एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन समझो कि महिला और बाल कल्याण के लिए ये कुछ ना कुछ ही एक्टिविटीज करते रहते हैं। नेक्स्ट, में हड़कंप मचा दिया था आरए को लेके। तो ट्री अथॉरिटी कौन है? ट्री अथॉरिटी में कॉर्पोरेटर्स हैं जो बाइकरा में बैठते हैं नेक्स्ट टू द जू, जो हमारा बाइकला जू है जो रानी बाग है, रानी बाग के बगल में। और ये ट्री अथॉरिटी, अगर आपको कोई पेड़ को काटना है तो पेड़ को काटने की प्रोसेस होती है, आप जाके ऐसे काट नहीं सकते, वो क्राइम है। तो पेड़ को काटने की जिम्मेदारी, परमिशन वगैरह ये ट्री अथॉरिटी आपको देती है। तो ये जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर हेड करता है एग्जीक्यूटिव विंग। एग्जीक्यूटिव विंग कौन है? कॉर्पोरेटर लोग लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव विंग इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे चहल जी, एडिशनल कमिश्नर, जैसे मैंने कहा क्योंकि मुंबई बहुत बड़ा शहर है तो वेस्टर्न सबर्ब्स, ईस्टर्न सबर्ब्स, सेंट्रल सबर्ब्स, सिटी, ऐसे 3-4 और एडिशनल कमिश्नर्स हैं, सब आईएएस ऑफिसर्स हैं। वो बड़े बिल्डिंग में जो पहले दिखाया था बीएमसी हेडक्वार्टर्स, वहां पे बैठते हैं। नेक्स्ट, बीएमसी जो जोन का मैंने कहा कि कुछ के वेस्ट, के ईस्ट, एच वेस्ट, एच ईस्ट को ज्वाइन करके जो जोन बनता है वो वहां पे डीएमसी बैठते हैं। आगे असिस्टेंट कमिश्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि अभी जो हमने अभी तक सीखा वो हाई लेवल पे बीएमसी, ये अभी हम हमारे वार्ड पे आए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो हमारे वार्ड में जैसे कि आप लोगों ने अभी आपके वार्ड के नाम वगैरह लिए, फॉर एग्जांपल मैं केवल वार्ड में हूं, तो असिस्टेंट कमिश्नर यानी वार्ड ऑफिसर, सारे वो वार्ड में जो भी होता है उसका बॉस, उसका कर्ता धर्ता, दैट इज द वार्ड ऑफिसर। नेक्स्ट, बीएमसी के सारे डिपार्टमेंट के एक एचओडी होता है, लेकिन हमारे लिए हम इस पे फोकस करेंगे। जो भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का एक एई होता है, असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर के नीचे एक जेई होता है, जूनियर इंजीनियर, उसके नीचे एक जेओ होता है, जूनियर ऑफिसर। तो ब्रॉडली ये इतना हमको क्लियर होना चाहिए। तो हम रिपीटिंग अगेन, वार्ड में कौन इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट वार्ड ऑफिसर, सबसे इंपॉर्टेंट वार्ड ऑफिसर। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट में हम एई देखेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर, उसके नीचे आएगा जूनियर इंजीनियर, बट आई एम सेइंग एट द वार्ड लेवल, ओके, सब इंजीनियर, जूनियर ऑफिसर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके वार्ड में जो भी आपके काम हो रहा है। नेक्स्ट, PMC department. Now this is the most exciting part of the presentation. Further, maintenance department. तो अभी हम लोग लाइव, आप सोचो कि आप हमारे रास्ते पे खड़े हैं। अगर आप हमारे रास्ते पे खड़े हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट एट द वार्ड लेवल। क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई डिपार्टमेंट है आपके वार्ड लेवल पे, वो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम है रास्ते, मेंटेनेंस का काम है फुटपाथ, मेंटेनेंस का काम है सुएज। तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे भी कुछ खुदाई हो रही है, सारे ये चीज मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रास्ते के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, पॉटहोल को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, फुटपाथ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, फुटपाथ के ऊपर वो जो सुएज है उसके ऊपर वो जाली निकल गई उसका प्रॉब्लम हो, ये सब प्रॉब्लम्स सीधा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। ये एजुकेशन, जैसे मैंने कहा, पूरे जो हमारे स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स का मैनेजमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट देखती है। यहाँ पे हमारी एक एजुकेशन ऑफिसर्स है के वेस्ट में, मतलब एज ए वार्ड लेवल पे। आगे पब्लिक हेल्थ, जैसे मैंने कहा कि हर एक वार्ड में, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, द सेम थिंग इज हियर। हर एक वार्ड में एक मेन हॉस्पिटल, एक पेरिफेरल हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, मैटरनिटी, ये सारी चीजें अवेलेबल है। ये सारी चीजें देखता कौन है? एमओएच। आपको ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, एमओएच, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ तीन चीजें करता है। एक तो हेल्थ का सारा जो भी उनके वार्ड में है, जो हमने पहले डिस्कस किया, वो उनकी जिम्मेदारी। दूसरा, सारे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट देना, वो उनकी जिम्मेदारी। तीसरा, जब आप किसी रेस्टोरेंट में आप जाओ और आप देख रहे हो ग्रेड 1 ईटरी, ग्रेड 2 ईटरी, वो लाइसेंस देना, पकाने का, सर्व करने का, वो भी एमओएच बेसिकली देता है। तो पब्लिक हेल्थ को रिलेटेड एमओएच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इतना याद रखो। एमओएच इज मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ। हर एक वार्ड में एटलीस्ट 2 एमओएच तो जरूर होते हैं। घन कचरा व्यवस्थापन, वो मराठी में इसको वो बोलते हैं, लेकिन सॉलिड वेस्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। सॉलिड वेस्ट, पहले तो टिपिकली अगर हम देखें तो गार्बेज को सेग्रीगेट करना चाहिए, ओला कचरा, सूखा कचरा, ग्रीन डब्बा, ब्लू डब्बा। लेकिन जैसे कि आपको और हमें पता है कि एक तो होता नहीं है, अगर होता है तो उसको वापस से मिक्स कर दिया जाता है। तो 2-3 टाइप के कचरा जो है, कचरा उठाने का प्रोसेस होता है। एक होता है रेजिडेंशियल कचरा उठाने का प्रोसेस, जो आपकी कचरे वाली गाड़ी आती है, कंपैक्टर, और जो हम हमारे बिल्डिंग्स के, मतलब हम जो है कचरा डाल देते हैं घर के बाहर, और फिर 9 बजे 10 बजे के आसपास टिपिकली वो गाड़ी आके वो कचरा जो है इकट्ठा करके ले जाती है। दूसरी चीज है इंडस्ट्रियल कचरा। इंडस्ट्रियल कचरा में आपके रेस्टोरेंट और ये जो बड़े पोल्यूटर्स हैं उनके लिए सेपरेटली आता है। और तीसरा है जो डेब्रिस, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग, वो कुछ लोग तो वही जाके मैंग्रोव में डाल देते हैं, कुछ लोग तो रास्ते में डाल देते हैं, क्योंकि किसको कुछ उसका सोल्यूशन पता नहीं है। तो ये 3 टाइप के चीजें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आती है।
दो डंपिंग ग्राउंड है। अगर आप शिवाजी नगर की तरफ जाएं, गोवंडी की तरफ, तो आपको कचरे का एक बड़ा अंबार दिखाई देगा। वो कचरे का अंबार इज दिस डंपिंग ग्राउंड, कि वो कचरा जा करके वहां पे हमको डंप करना है। हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डंपिंग ग्राउंड को हम कन्वर्ट करके उसके ऊपर कुछ बनाएंगे, आइडिया। लेकिन अभी भी हमारे पास सिटी के पास डंपिंग ग्राउंड, मतलब आप सोचो कि इतना कचरा दिन का, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं 983 एंड 1396 एंड 7500 टन पर डे टीपीडी, इतना कचरा जनरेट होता है। तो बीएमसी के पास आज भी ये कचरा प्रॉपरली कैसे कहां पे डालने का पता नहीं है। हमने बस शिवाजी नगर में एक है, एक आई थिंक काजोर में है डंपिंग ग्राउंड, एंड बस वहां पे हम डाल देते हैं। वहां पे उसके कारण बदबू भी आ जाती है, उसके कारण लोग जो है बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ते हैं। लेकिन as we can see बीएमसी का वो डिस्पोजल का ये है प्रोसेस है, तो आप समझ गए ना। तो वो डिस्पोजल करके गाड़ी जाके डंपिंग ग्राउंड के अंदर जाती है। डंपिंग ग्राउंड के अंदर जब जाती है तो उसको वेट किया जाता है। डंपिंग ग्राउंड में वो डंप करेगी और वापस से आके जो उसका माइनस करेंगे उसका वेट, जो उसका वेट है उसको वो हिसाब से पैसे जो है दिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको बताया, कचरा नहीं आना। यहाँ पे एक AESWM है, AE एनवायरमेंट जिसे कहते हैं, आपके वार्ड में ये आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से। और आपको अगर कोई भी कचरे का प्रॉब्लम हो तो जेओ होता है, जूनियर ऑफिसर आपके वार्ड का, उसका नंबर रखा करो। कचरे से रिलेटेड अगर कुछ भी इश्यूज हो, डायरेक्टली आप जेओ से बात कर पाएंगे। आगे नेक्स्ट, वाटर वर्क्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर वर्क्स, जो भी पानी का सप्लाई, हमारा मुंबई के पानी के सप्लाई लेक से आते हैं, जो हमारा वैतरना, अपर वैतरना, लोअर वैतरना, तुलसी, भाटसा, तानसा, जो हमारे लेक्स हैं मुंबई के आसपास, वहां पे बारिश का पानी जो है वहां पे बहुत अच्छी तरीके से जलाशय बना गया है, रिजर्वॉयर, और वहां से हाई प्रेशर पंप से वो मुंबई लाई जाती है पानी, और मुंबई में लाने के बाद पंप करके वो हर जगह पहुंचती है। जैसे कि आपको पता है कि स्लम में पानी का बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे या तो पंप लगा लेते हैं, बहुत सारा जो नल जो है पॉलिटिकल होता है, वो नल मेन रोड तक आए, नल को अपने घर तक लाने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। तो बट वाटर वर्क इज बेसिकली इम्पोर्टेंट। और जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है कि 3750 मिलियन लीटर्स अ डे हमको आता है, लेकिन बाकी थोड़ा पानी जो है लीकेज से वेस्ट भी हो जाता है। बट दैट इज व्हाट is done with water. But that said, मुंबई का पानी is one of the best पानी in terms of जो क्वालिटी आती है। लेकिन ये भी है कि मुंबई एकमात्र शहर है पूरे विश्व में जहाँ पे हम आपके टिपिकल संडास के लाइन और पानी का लाइन पैरेलल जो है शो करता है। I mean, ये सोचो, the sewage line and the water line goes parallelly. But anyway, I think इसके बाद भी जो है वो है नेक्स्ट एरिया में जो ओपन प्लेग्राउंड है, जो आरजी है, उसका मेंटेनेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट, बीएससी ट्रांसपोर्ट, जैसे ये तो ऑलरेडी हमने विजिट कर चुके हैं, बट जो भी लोकल लेवल पे आपको अगर एक नया रूट शुरू करवाना है, एक रूट में जो बसें हैं इंक्रीज करवानी है, तो ये सारी चीजें भी वो वार्ड लेवल पे आप करा सकते हैं। नेक्स्ट, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी ये सिर्फ साउथ मुंबई के लिए है, एंड आई थिंक दैट इज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन द बेस्ट, सो प्लीज मूव फर्दर। मार्केट्स मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि खस्ता हाल है और हमको नए मार्केट चाहिए, साफ सुथरे वाले मार्केट चाहिए, और जहां तक कि पॉसिबल है ऐसी मार्केट चाहिए नॉनवेज को रिलेटेड वगैरह वगैरह, ताकि लोग जो है ठीक तरीके से वहां पे बेच पाए और लोग खरीदारी भी ठीक तरीके से कर पाए। नेक्स्ट, पेस्ट कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा मलिष्का ने सोनू तुला मुंबई में भरोसा नहीं है का, एंड उसने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, कंगना रनौत ने कुछ कर दिया, तो उसके पहले
वो पेस्ट कंट्रोल जाके उसको एक चार्ज मार देगा, वो ये दिस इज दैट पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल में एक पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर होता है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कैसे काम करता है, लेकिन अभी ये फॉगिंग मशीन, वो फॉगिंग मशीन हमको दिखता है, वो फॉगिंग मशीन दिख करके हमको लगता है अरे भाई वो आया था कुछ हुआ, वो हुआ नहीं हुआ हमको पता नहीं, बट एटलीस्ट दैट इज व्हाट हैपेंस। तो ये है आपका पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर कोई भी दुकान खोलना है, आपको कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन खड़ी करनी है, आपको शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट से आपको एक लाइसेंस जो है लगता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, और ये अपने आप में एक बड़ा बिजनेस है बीएमसी के अंदर। आगे बहुत सारे लाइसेंसेस आते हैं। टिपिकली हम लाइसेंसेस में एटलीस्ट बाहर तक देखें तो जो आपको जो होर्डिंग लिखते हैं, वो होर्डिंग निकालता कौन है? वो जैसे कुछ समय पहले प्रकाश जी का चेहरा हमने पूरे विलेपार्ले, अंधेरी ईस्ट, पता नहीं कहां पे जिनके स्पाइक्स नजर आ रहे थे, तो वो चीज को निकलवाने की जिम्मेदारी लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट की होती है टिपिकली। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जिसे हम कहते हैं, हॉकर्स जिसे जो कहते हैं, वो भी लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में टिपिकली आती है। वो कहां पे उनको क्या बेचना है, कैसे बेचना है, दैट आल्सो कम्स अंडर दिस। इन एडिशन टू दिस, थोड़ा ई गवर्नेंस से रिलेटेड ये कुछ जो है हमारे कुछ जो हमारे ऑनलाइन ई गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ सुधार हुए हैं, जहां से वी कैन एक्सेस क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। सॉरी, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट में सब कुछ आ जाएगा, एनीथिंग टू डू विद अ शॉप, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। बिल्डिंग प्रपोजल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीपी से रिलेटेड जब भी आपको नई बिल्डिंग बांधनी है, जब भी आपको कुछ भी आपको सेंट्रल एजेंसी से परमिशन लेना है, वो आप बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट से लेंगे, पर ये सिटी लेवल का है। नेक्स्ट, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज। बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज सबसे करप्ट डिपार्टमेंट इन द बीएमसी, करेक्ट? हिनाबेन शेकिंग हेड, अग्री। कुछ ही साल पहले यहाँ पे एक भोले करके इंजीनियर था, उसके पास 50 लाख मिले थे, 50 लाख का भराई, वो उसका ड्रॉवर खुल भी नहीं रहा था। दैट इज के वेस्ट की बात। बट एनीवे, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मनी मेकिंग थिंग्स, एटलीस्ट वहां के उनके करप्शन को रिलेटेड। एंड एज इट सेल्स, जो आपकी बिल्डिंग्स होते हैं, बिल्डिंग्स से रिलेटेड जो भी आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, व्हाटएवर आपको रिपेयर परमिशन वगैरह देनी पड़ती है, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज। नेक्स्ट, सूरेज ऑपरेशन। जैसे मैंने कहा कि मुंबई इज परहैप्स द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड जहां पे हमारे संडास का लाइन और पानी का लाइन भाजपा जो में जाता है, तो सूरेज। और दूसरी चीज, मुंबई अकेली एक ऐसी मेगा सिटी है जो अपनी सूएज को बिना ट्रीट किए हम डायरेक्टली पानी में डालते हैं। पता नहीं मुझे गूगल अर्थ का वो काला का पानी नीला कैसे हो जाता है, वो मेरे को अभी तक पता नहीं कि उसमें फोटोशॉप किया है कि नहीं, लेकिन हमारी सुएज के हमने अभी शुरुआत की है कुछ सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी चलती नहीं है। और ये सुएज जो है अभी के लिए तो हम जो हमारे अरेबियन सी है उसमें हम डायरेक्टली बिना ट्रीट किए छोड़ रहे हैं। फायर डिपार्टमेंट, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन फायर डिपार्टमेंट भी बीएमसी के अंदर आता है। बहुत ही एक सबसे प्रोफेशनल, अगर हम फोर्स की तरफ से हम देखें, हाँ, अगर हम सबसे प्रोफेशनल फोर्स की तरफ से देखें तो फायर डिपार्टमेंट इज वन ऑफ दोज प्रोफेशनल फोर्सेस जो हमेशा सिटी के लिए नॉट जस्ट फायर बट ऑल काइंड्स ऑफ रेस्क्यू, ऑल काइंड्स ऑफ हेल्प ऑपरेशंस, और ये जो भी हमारे फायर स्टेशन है वो हर जगह दिखते हैं। यहाँ पे अंधेरी में भी है और अंधेरी फायर स्टेशन, एंड देन दैट्स द फायर डिपार्टमेंट। फायर डिपार्टमेंट इज ऑल्सो नोन क्योंकि उनके एनओसीज लगती हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर वेरियस थिंग्स। तो फायर डिपार्टमेंट का एनओसी मिल पाना इम्पोर्टेंट है, और ये प्रोसेस से हमें मिल सकता है। आगे प्लानिंग डिपार्टमेंट जो जैसे मैंने कहा कि मुंबई में शेल्टर्स होते हैं, शेल्टर्स में महिलाएं, शेल्टर्स में बच्चे, शेल्टर्स में बहुत सारे हमारे जो लोग जो हैं, वो शेल्टर को चलाना बीएमसी का काम, हैंडीकैप्ड को जेरॉक्स मशीन लाके देना बीएमसी का काम, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
महिलाओं के ग्रुप्स को स्टार्ट करके उनको थोड़ा कैपिटल वगैरह देना, दैट कम्स अंडर द प्लानिंग डिपार्टमेंट। बहुत ही वियर्ड है, हमको लगता है प्लानिंग मतलब कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन प्लानिंग का मतलब ये है। नेक्स्ट असेसमेंट एंड कलेक्शन। असेसमेंट एंड कलेक्शन जैसे मैंने कहा कि असेसर एंड कलेक्टर, कलेक्टर यानी वो वाला कलेक्टर नहीं, असेसर एंड कलेक्टर जो प्रॉपर्टी टैक्स की जो कलेक्शन होता है, दैट बेसिकली इज डन बाय द असेसमेंट डिपार्टमेंट, प्राइमरी दैट। उसके पास एक पूरी टीम होती है, बट दे आर सपोज टू लुक एट असेसमेंट फॉर ऑल ओवर मुंबई। सो दैट इज बीएमसी फॉर यू। और आपके कोई सवाल है क्या? और एक आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि बीएमसी मेरे लिए, जब मैं बीएमसी के बारे में सोचता हूं तो आप में से कितने लोगों ने वो स्क्रूज मैकडक का कार्टून देखा है? ड्यूई ड्यूई लुई, कार्टून डक्स। तो उसमें ऐसा छोड़ो कार्टून देखा है कि नहीं, तो उसमें जो मेन कार्टून है स्क्रूज मैकडक, वो स्क्रूज मैकडक की अपनी तिजोरी होती है, प्रकाश भाई की तिजोरी बहुत बड़ी, और वही तिजोरी में वो कूदता था, उसमें घूमता था, उसके पैसे थे। हमारी बीएमसी भी वैसी है, उनके पास पैसे हैं, यही लोग वो पैसे में फिरते रहते हैं, लेकिन वो पैसे कभी लोगों तक पहुंचते नहीं है। तो बस यही आशा है कि आपने मुझे सुना, ये इंफॉर्मेशन को आप आपके वार्ड्स में ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बट बिफोर आई कंटिन्यू, एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल है क्या? यस मैडम, जस्ट गो समवेयर, गो विद द माइक, बोलो। हाँ, यस मैडम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड प्लीज टेल मी द क्वेश्चन। या that's okay, that's okay. Ask what is your question? So very interesting. I'll explain. So very interestingly, some time back, कुछ समय पहले हमारे जो फेमस मैं परत आऊंगा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मुंबई को ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी मराठी में बोलते हैं हगलदारी मुक्त, ये वर्ड है, हंसो मत, दिस इज व्हाट इट इज ऑफिशियली कॉल्ड। तो ये पब्लिक टॉयलेट को उन लोगों ने कैसा बनाया? हाउ डिड दे डू दिस? उन्होंने देखा कि ये स्पॉट है जहां पे टॉयलेट नहीं है, तो उन्होंने जाके एक टॉयलेट बांध दिया। ये नहीं देखा कि इतने सारे लोग वहां पे जाते क्यों है, क्योंकि उनके पास टॉयलेट्स नहीं, जो प्रेजेंट टॉयलेट्स है वो टॉयलेट्स चलते नहीं है। तो बीएमसी का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वही टॉयलेट्स जो है वो सुलभ टॉयलेट्स नहीं है, सुलभ टॉयलेट्स में यू हैव टू पे, बीएमसी टॉयलेट्स में यू डोंट हैव टू पे। जो आपके स्लम्स में आपके पास टॉयलेट्स होते हैं, एंड बहुत सारे बार इट इज वेरी, वो अनहाइजीनिक होती है, टिपिकली वहां पे लोग यूटिलाइज भी नहीं करते हैं, और सबसे ज्यादा टॉयलेट टू लोगों का रेशियो वो भी बहुत, लोग बहुत है, टॉयलेट कम है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम यही है। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा, तो मैं अंतर हमारे यूथ से इतना अपेक्षा है कि वो टॉयलेट एक प्रोटेस्ट कर लें कि पिछले एक साल में कोविड के नाम पे एक नया टॉयलेट भी लोगों ने नहीं मांगा। दे हैव नॉट बीन एबल टू मेक वन सिंगल टॉयलेट। इतने निकम्मे नालायक लोग है ये हमारे। सर, मेरा नाम हितेश ठाकर है, और जैसे जब आपने सब जानकारी दी कि बीएमसी में इस तरीके से काम होता है, ये सब बोर्ड है, और इन शॉर्ट ये सब जो जानकारी दी, अभी समझो कि हमारे जैसे कार्यकर्ता है वो ज्यादा से ज्यादा छोटा सा काम कर सकते हैं, बरोबर। अगर वो छोटा काम करने के लिए भी अगर ये जानकारी इतनी काफी नहीं है, तो मैं ऐसा चाहता हूं कि अपना ऑफिस में कोई एक एडवाइजर हमेशा अवेलेबल हो कि वो काम करने के टाइम उसको तुरंत पूछ के वो आगे बढ़ पाए। नहीं, ये देखो, ये अगर आपको इतना समझ में आता है तो आप 1916 ये स्पीड डायल पे स्टोर कर दो। अगर आपको इतना आता है ना, ये जो सारी चीजें, आप 1916 पे कॉल करो। अगर कॉल से कुछ होता नहीं है, उनका कंप्लेंट नंबर आता है, वो कंप्लेंट नंबर लो। अगर कॉल करने से कंप्लेंट करने से कुछ नहीं हो रहा, तो मंडे को आप वार्ड ऑफिसर है, ओपन हाउस होता है, हीना मैडम के साथ आप जाकर के वार्ड ऑफिसर को मिल सकते हैं, और वहां से तभी का तभी आप सोल्यूशन रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, प्रॉब्लम बताते हो तो वो लोग कोशिश करते हैं कि आप कंप्लेंट नंबर ना ले।
सो बेसिकली मैंने 1916 बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया है। इधर ट्रैफिक के या रोड के पॉटहोल्स के लिए बहुत ज्यादा यूज किया है, कचरे के लिए यूज किया है, और वो बहुत पावरफुल है, इफेक्टिव है, और इमीडिएट उसका जो भी एक्शन ली जाती है। वो लोग कोशिश करते हैं थोड़ा कि आपको कंप्लेंट नंबर ना दें, तो आपको इंसिस्ट करना है कि हमें कंप्लेंट नंबर चाहिए, और कंप्लेंट नंबर आपको लिख के रखना है। आपने इंसिस्ट करके कंप्लेंट नंबर ले लेते तो वो लोग डर जाते हैं। और अभी हुआ हमारे वार्ड नंबर 37 में एक जगह पे बहुत सारा कचरा था, तो मैंने 1916 को कॉल किया, इंसिस्ट करके कंप्लेंट नंबर लिया। सुबह 7 बजे जो भी वो कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर जो भी है वो वहां पे ऑन द स्पॉट जाके उन्होंने इतना अच्छी तरह साफ किया। और 2 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक कचरे का और एक डेब्रिस का। दूसरे दिन डेब्रिस वाले भी आके उन्होंने मतलब इतना सफाई आज तक वहां पे कभी हुआ नहीं था। तो 1916 को बिल्कुल यूज करना चाहिए। और एक बात है, माई बीएमसी ऐप हर एक के फोन में होना चाहिए, उसके बारे में आप बताएंगे। और किसके सवाल? 800 रुपए में। तो मैंने मतलब बेटे अब रो रहे क्यों? तो बोला अंकल मेरे को कुछ भी खाने नहीं मिला। मैंने बोला सामने होटल है, तो सेलिब्रेशन होटल छगनपुर पर। मैंने उधर पे अंदर 26 एयरलाइंस को केटरिंग किया और 90 रुपए में सैंडविच उतारा। 1 ईयर लेटर बीएमसी क्लोज। ठीक है, we'll come to that later. आपका स्पेसिफिक मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे माफ कर देता हूँ। नहीं ठीक है, मैं माफ करने का कुछ नहीं है, बट हम टॉपिक पे रहें तो अच्छा रहेगा। यस, और कोई सवाल? हाँ, से अगर बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ सर, आप कितने बार बोले? ये बराबर है, इसके लिए तो आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़के वहाँ पे अंदर जाना होगा। जब आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर वहाँ पे जब जाएंगे तब जाके हमको कुछ ये ऑफलाइन ले लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वार्ड ऑफिसर को मिलना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मैं तो डायरेक्टली जो जब ओपन हाउस होता है मैं डायरेक्टली डेफिनेटली एक अगर आज तक हमारे लोग आए डेफिनेटली हम लिटरली एक पॉलिटिकल भूचाल आ जाएगा मुंबई में, दैट वी आर श्योर ऑफ। सेकंड, जो भी कॉर्पोरेटर इलेक्ट होता है वो कंपल्सरीली किसी ना किसी कमेटी में रहता है, और जो भी कमेटी में रहता है कॉर्पोरेटर केवल वहां पे लॉज बना सकता है, यानी सजेशन दे सकता है। इंप्लीमेंटेशन वो वार्ड ऑफिसर के ऊपर होती है। बट दैट सेड, कॉर्पोरेटर के पास अपनी निधि होती है विच इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी फंड, तो वो अपने वार्ड में बेसिकली यूटिलाइज कर सकता है। कॉर्पोरेटर जो अपने वार्ड में, जो समझो मैं रूबिन हूं, मैं वार्ड 69 से कॉर्पोरेटर हूं जू से, और वो केवस वार्ड में जब वार्ड कमेटी होती है देयर आई कैन ब्रिंग अप मेरे जो वार्ड के इश्यूज हैं, ये इश्यूज वगैरह सॉल्व वगैरह नहीं हुए। बट एज अ कॉर्पोरेटर अगर आपको कुछ, अगर जैसे अरविंद जी कहते हैं, अगर आप में नियत है, ईमानदारी है, आप बहुत कुछ वहां पे कर सकते हैं। दैट आंसर। आपके वार्ड में मेरे बच्चे की जूनियर स्पोर्ट करके दुकान है म्यूनिसिपालिटी मार्केट। म्यूनिसिपालिटी मार्केट में वो हर साल पैसे देते हैं, और ऐसे घाटकोपर में प्रवीण छेड़ा है, वो भी मेरा दोस्त ही है, बीजेपी का है। उसने ऐसी पूरी म्यूनिसिपालिटी, आप बॉम्बे में छानने जाओगे ना तो 10,000 की प्रॉपर्टी, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इन लोगों ने कब्जा करके बैठे हैं। पहले आप बोलते थे फीस बिकती है, ये बिकता है, ये कुछ नहीं है, ये अंदर से फूटे हुए हैं। अगर आप में से कोई चुन के आवे तो मीना जी पहले तो अपना आपके बोर्ड में ही है कि वो कम से कम 10 करोड़ का प्रॉपर्टी है, उन्होंने वापर के 10 साल से। प्रकाश जी करेंगे ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट हम जीत करके जब कॉर्पोरेशन में जाएंगे तब वहां पे करेंगे। हाँ, और कोई सवाल? यस बताइए। कॉर्पोरेटर को कितना फंड मिलता है अपने वार्ड में करने के लिए? कॉर्पोरेटर को कितने फंड मिलते हैं? 60 lakhs plus a discretionary amount which will go up to 1 crore, 1.5 crore. तो 1.5 crore on an average Per year. 1 year में, so 5 crore, 1.5 और कुछ बजट जो तैयार होता है वो अक्टूबर के आसपास तैयार होता है। तो अक्टूबर के पहले, जैसे हीना मैडम विल नो दिस, सितंबर में ये आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं वो आपके इधर उधर मंडराने शुरू हो जाएंगे कि ये रास्ते का रिसर्फेसिंग करो, वही सेम चीज होगा टिपिकली। तो अगर एक कॉर्पोरेटर प्लान करके बताता है कि देखो 5 साल में मुझे ये काम करना है,
ये बजट में मुझे ये डालना है। तो अक्टूबर में अगर वो प्रपोजल जाता है, फिर जाके उसकी फीजिबिलिटी तैयार होती है, फिर जाके वो जनवरी में ड्राफ्ट बजट में दिखता है, फिर फरवरी में वो बजट में अनाउंस होती है। तो आप समझ रहे हो, ये पूरी साइकिल अगर आपको कुछ नया, इवन अभी अगर आपको कुछ नया आपके वार्ड में कराना हो, अभी नाउ द टाइम, सितंबर अक्टूबर इज द टाइम जब आप वहां पे वार्ड ऑफिसर से बात करके या कॉर्पोरेटर से बात करके ये प्रपोजल जो है आप वहां पे डलवा सकते हैं। हमारा 165 का एक नगर सेवक जो जिसके पास में जिसके थ्रू से टैक्स वगैरह बांटा गया, स्विंग मशीन बांटी गई, जिसका कोई हिसाब नहीं है। लगभग 700 टैक्स थे और 450 स्विंग मशीन थी और बांटे सिर्फ 25-50। तो इसकी जानकारी कहाँ है। एक दूसरी बात ऐसी है कि इसकी जानकारी लेने के लिए हमें RTI चाहिए। तो हमारे अंदर RTI गुट बन सकता है क्या मुंबई लेवल पर, जैसे कि सब RTI फाइल करो, ऐसा कुछ ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए। नहीं सर, सिंपल है। नहीं कर 2 मिनट आप मुझे बात कर लो, आपको ये RTI का फॉर्मेट दे देंगे, आप जितना आपको पूछना पूछ लो। बट मोर देन एनीथिंग एल्स ये प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जैसे मैंने कहा, प्लानिंग डिपार्टमेंट इज इन पाइकुला वेस्ट, उनकी ऑफिस है, बकरी अड्डा कहते हैं उसके ऑफिस को। आप वहां पे जब जाओगे 3रे माले पे, वहां पे आप पूछ सकते हैं कि जो स्विंग मशीन बांटा है किसने कहाँ बांटा है, क्यों बांटा है, ये जो टैक्स बांटे गए थे कहाँ बांटे गए। तो दैट इज मोर ऑफ अ प्लानिंग कमेटी थिंग, वो आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इतनी दूरी पड़ी। हाँ नहीं, आगे में करेंगे ना, कोई सवाल है तो बताओ, वो बाकी हम लोग डिस्कस सवाल करेंगे। नॉर्मल सवाल नहीं है, मौका नहीं मिलता है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। मेरे पास ऐसे आर्टिस्ट है, वो RTI के लिए वो जूम मीटिंग पे जब चाहे तभी RTI की मालूमात देने के तैयार है। ठीक है, जब भी आपको यहाँ पे आप सपोर्ट कीजिए। आप ऑफलाइन सुमित्रा डीसी के साथ कुछ ऑर्गेनाइज कीजिए। ठीक है, थैंक यू हाजी भाई। आम आदमी पार्टी किस तरह से कॉर्पोरेटर पे कंट्रोल या किस वो तरह से आप विजन के बारे में जब वो बोलेंगे तो उसके बाद जो सवाल आ जाएंगे मैं सवाल के जवाब दे दूंगा। ओके, ये कैसा था सेशन? इंटरनेशनल औरत शायद ही मुंबई में आपको मिलेगी। हीना बहन से मैं परिचित हूँ इंडिया अगेंस्ट करप्शन से। ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हमारे साथ थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में मुझे आज भी याद है, विलेपार्ले स्टेशन के बाहर नारे लगते थे, खाओ जलेबी फाफड़ा अगना हजारे आपड़ा, बच्चे घूमते थे, याद है? फिर सचिन भाई नानावटी से नानावटी स्कूल दिलाया, क्योंकि हमारे पास वहां पे कोई जगह नहीं थी। आज जैसे प्रकाश जी गौर ने अरेंजमेंट किया है ये हॉल का। सही मायने में प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, गो टू द वार्ड। प्रैक्टिकल नहीं होगा तो ये पेपर कुछ नहीं काम होने वाला है। आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड विद PMC फॉर 25 years एंड हमको कोई सिखाने वाला नहीं था। हम खुद गए, बोर्ड में सीखे हैं, लिया हुआ है सब कुछ पेपर्स। मैंने पहला क्या किया था, RTI लगाया था BMC के वार्ड में। पूरे RTI से सब स्टॉल्स कितने हैं, कितने कॉबलर्स हैं रास्ते पे, कितने लाइसेंस इशू हुए हैं, कितने ट्रांसफर किए हैं, सबका लिस्ट ले लिया था। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में कितनी लाइन्स ड्यू है उसका ब्लूप्रिंट लिया हुआ है, बिकॉज बहुत इलीगलिटी वाटर डिपार्टमेंट में भी चल रही थी। सब RTI लेंगे, पूरा के वेस्ट वार्ड का मेरे पास है, किसी को चाहिए तो एनी टाइम इट इज अवेलेबल। वो रखने के बाद आई हैव गॉन टू द ऑफिसर्स फॉर ऑल माई इश्यूज। सब इश्यूज लेके गई हूँ, वो कभी मुझे क्वेश्चन नहीं करते हैं, बिकॉज आई हैव द लिस्ट। वो नहीं बोल सकते कि ये लाइसेंस इशू हुआ है नहीं हुआ है, कुछ नहीं, दे कैन नॉट आर्ग्यू। सो इफ यू हैव योर बाइबल, आपके हाथ में आपकी गीता है जो आप पढ़ के उसको दिखा सकते हैं, वो आपके साथ आर्ग्यू नहीं करेंगे। सो यू हैव टू बी फर्म कि आपके पास क्या है टू फाइट विद इट। एक वो लेके मैं पूरा आज तक लड़ी हूँ। हाँ, लड़ने के लिए आपको ऐसे नहीं लगा कि 15 दिन में या 1 साल में हो जाएगा। मेरे इश्यूज 5-5 साल चले हैं, बट आई डोंट गिव अप। अभी मेरे पास इश्यूज है, एक परमिट बचाना विच आई एम फाइटिंग फॉर द लास्ट 4 years। मुत्तू मेरे साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं, बिकॉज इज फ्रॉम माई वार्ड। एक शिक्षण शाखा है मैं जो तुड़वाना चाहती हूँ, और RS स्टॉल और शिक्षण शाखा मेरे पास AMC ने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर उनका साइन मिल गया है, लेकिन तो भी ये लोग नहीं तोड़ रहे। सो
हाउ करप्ट पीपल एट द वार्ड आर, उन लोग को हायर अप्स क्या बोल रहे हैं नहीं सुनता। बट अभी मेरा इसीलिए काम हो रहा है, मैं ट्विटर बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ। ट्विटर से क्या है कि एक ही साथ में हायर अप्स, पुलिस, सबको आप ट्वीट करके पता कर सकते हैं और उसके साथ पब्लिक भी जानती है, तो वो लोग डर रहे हैं। तो मेरे इश्यूज अभी जल्दी हो रहे काम। हमको ये मालूम करना चाहिए कि कोई भी इश्यूज आपके हैं वो पहले वार्ड लेवल पे जाएंगे, वहां रिमार्क लेना है, तो डीएमसी के पास जाना है, डीएमसी का वही पेपर पे रिमार्क लेना है। काम नहीं हुआ तो वो लेके आपको एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर के पास जाना है, उसका रिमार्क लेके फिर आप म्युनिसिपल कमिश्नर के पास जा सकते हैं। डायरेक्टली आप कोई भी रैंक तोड़ के ऊपर नहीं जा सकते। तो जब भी आप काम करो, सीधा यू स्टार्ट रिमार्क लेते जाओ, पेपर रिटर्न में ही करो, कुछ ऑलरेडी मत करो। 1916 का आपका एक काम हो जाएगा, लेकिन रिटर्न में नहीं गया, वही मैटर आप ईमेल में डाल दो और पोस्ट कर दो, तो उसका रिप्लाई आपको आएगा। और नहीं तो वही मैं क्या करती हूँ, ईमेल डाल देती हूँ। ईमेल में क्या होता है, सब ऑफिसर्स को एक साथ जाता है, फ्रॉम असिस्टेंट कमिश्नर, डीएमसी, एडिशनल और म्युनिसिपल कमिश्नर को सबका नाम मैं डालती हूँ और सबको एक साथ जाती हूँ। तो वो पेपर आगे आपको काम लगेगा। जब आप म्युनिसिपल कमिश्नर के इंटीमेशन उनको भी दिया था मैंने ये पेपर से, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और जितना आप वार्ड में जाएंगे वो आपको पहचानने लगेगा। और इनको भी वार्ड लेवल पे अभी मेरा मेजर इश्यूज बैनर्स निकालने में जाता है। मेरे पार्ले एरिया में आएंगे, एक बैनर आपको नहीं मिलेगा। आई डोंट लेट बैनर्स कम अप। तो हमने ही पीआई डाला हुआ था, हमने खर्चा किया है वो पीआई पे और हम जीत के आए हैं। एंड वो पीआई से इट इज बैन, यू कांट पुट, इट्स अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर, आप कहीं भी बैनर नहीं लगा सकते। इट इज डिफेसिंग सिटी। तो हमारे पार्ले में यदि मुत्तू कोई भी कहाँ भी बैनर दिखाना तो इमीडिएटली पोस्ट में वो पोस्ट कर देते हैं पिक्चर, और वो पिक्चर ट्विटर पे मैं डाल देती हूँ और हमारे लाइसेंस ऑफिसर का डाल देती हूँ और पुलिस को भी डाल देती हूँ। पुलिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग। मैंने हमारे कॉर्पोरेट के सामने एफआईआर किया है फॉर डिफेसमेंट ऑफ सिटी। हो सकता है सब कुछ होता है, अनलेस आप परसिस्टेंट रहोगे कोई भी इशू पे कोई काम। दूसरी चीज, जब हम देखते हैं जो बड़ी पार्टियां पे जो बड़े सो कॉल्ड लीगल होर्डिंग्स देखते हैं जिनका वो पैसे का अभी तक डिटेल भी नहीं देते, तो हमने हमारे तरफ से जो भी हमें करना पड़ता है इलेक्शन में वो हम एज अ पार्टी करेंगे। आई थिंक दैट इज द लीस्ट थिंग, आई नो यू विल डिसएग्री, बट दैट इज द लीस्ट थिंग दैट वी विल डू। बिकॉज अगर सामने वाली पार्टी के पास इतने पैसे हैं, सामने वाले की पार्टी के पास इतने होर्डिंग्स हैं, हमारे पास ना तो उतने पैसे हैं, ना तो उतने लोग हैं, ना तो इतनी चीजें हैं। तो अगर हमको करना है तो कुछ हद तक हम बैनर वगैरह करें, जो दूसरे लोगों की जेल के फोटोग्राफ ना डालकर हम हमारे पार्टी का मैसेज डालें तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, एक सेशन हो चुका है, टेक 5 मिनट्स। आप लोग ग्राउंड पे लोगों से बात करते हैं, पार्टी के बारे में बताते हैं, बोलते हैं शिवसेना ने इतनी चीजें गलत की, बीजेपी ने इतनी चीजें गलत की। सबसे मामूली सवाल आपको जो आने वाला है वो ये है कि आम आदमी पार्टी आगे क्या करने वाली है। उस सवाल के थोड़ी डिटेल में डिस्कशन हम 5 मिनट की ब्रेक के बाद करेंगे। दिल्ली स्कूल में हम एक चीज करते हैं, हर बच्चे को 1000 रुपए देते हैं और उसको बोलते हैं 2 महीने में बिजनेस करके दिखाने से 1000 रुपए, 3 महीने में, 1 साल में। कुछ बच्चे लोग उन्हीं बिजनेसेस को खड़ा कर देते हैं, 20-20, 25-25 हजार रुपए आते हैं उनसे और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एक ये, दूसरा जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग। हम जो देख रहे हैं, जो दिल्ली में प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की, जो आप कंटिन्यूसली डील करने की कोशिश करिए महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए, जो मुंबई में प्रॉब्लम बनती जाएगी, वो प्रॉब्लम काफी हद तक बेसिक शिक्षा से रिजॉल्व हो सकती है। जो हमारे अपने ख्यालात होते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ जो शोषण होता है उसके खिलाफ एजुकेशन किया जा सकता है, लड़कों को सिखाया जा सकता है कि ये सब चीजें। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुंबई में हमें साइबर कैफे बढ़ाने हैं।
स्लम वगैरह के लोगों के पास लैपटॉप फोन वगैरह नहीं होता, उनको एक साइबर कैफे बना के दे दो जहां पे जाके वो अपने बिल भर सके, जहां पे जाके वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर सके। अगर उनको नहीं आता और उनके बच्चों को हम स्कूल में सिखाते कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो लोग जाके उनके लिए कर देंगे। तो करिकुलम में तो काफी सारा डेवलपमेंट होना है, मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताया। और उसमें इफ यू कैन ऐड द सॉल्यूशन कि क्या हम लोग इनिशियल लाइफ स्टेजेस से स्टूडेंट को इंश्योरेंस अवेयरनेस करा सकते हैं क्या? कैन दिस बी बेनिफिट गिवन टू द स्टूडेंट? इससे होगा क्या? दैट विल बी अ पॉजिटिव अप्रोच विद इन द फैमिली कि हमारा अगर बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है और अगर हम लोग उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कैन दिस बी वन ऑफ द पॉलिसी मेकिंग इन द बिजनेस सो दैट हम लोग अडेप्टिव और लोगों को अच्छी तरीके से अप्रोच कर पाए। गुड सजेशन, मैं आई विल स्टडी इट, मैं आपके साथ भी बात करूंगा इसके रिगार्डिंग, विल टेक दिस आउट। नेक्स्ट वन लास्ट क्वेश्चन दिया था कि जो भी जॉबलेस है तो उन्हें मंथली 3000 वेजेस दिए जाए। मुंबई में ऐसा विषय कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है सर कि हम उत्तराखंड में हम स्टेट लड़ रहे हैं और यहाँ पे हम बीएमसी लड़ रहे हैं। Most of the people are jobless now after pandemic, after corona, after covid. तो सर उसके ऊपर कुछ solution? So okay, तो दो बातें हैं। जब तक 5 में आएंगे तब तक पैंडेमिक का सिचुएशन एग्जैक्टली क्या होने वाला है हमें मालूम नहीं है, तो उसका पॉलिसी हम थोड़ा होल्ड करके रखते हैं। मैं प्रीति मैम मनु सर के साथ एक पैकेज वगैरह भी डिस्कस कर रहा था कि हम मतलब क्या बेनिफिट दे सकते हैं जॉबलेस लोगों को जो जिनको पैंडेमिक से काफी नुकसान हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली वो क्या है वो अभी भी they're holding on to that, they're not making any statements on that right now. बिकॉज अगेन मार्च में कोविड का क्या सिचुएशन होने वाला है, लॉकडाउन है नहीं है, बिजनेस इंप्रूव किया है नहीं किया है, उसके लिए देखना पड़ेगा उस पॉइंट पे। बट ये इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स इज नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ द बीएमसी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर वो नहीं आता है। हॉकर वगैरह को दुकान लगानी पड़ जाती है, उनकी क्या गलती है? मार्केट में उन्हें जगह नहीं मिलती, रस्तों पे लगाना पड़ता है। अगर दुकान नहीं लगाएंगे तो घर कैसे चलेगा? जितनी बार डेवलपमेंटल प्लान बनता है, जितनी बार मार्केट का सेटअप होता है और जितनी बार मार्केट की लाइसेंसिंग दी जाती है, उतनी बार जो लोग पैसा फेंक सकते हैं उनको लाइसेंस मिलता है, हॉकर लोग वहीं पे रह जाते हैं। हॉकर्स को आपके मेन मार्केट्स में इनकॉर्पोरेट करो ना यार। जो लोग मार्केट्स के आसपास के रस्तों पे दुकान लगाए बैठे उनको मार्केट ले जाओ, उनको क्राउड का भी बेनिफिट होगा। कुछ हॉकर्स के साथ ऐसा होता है कि उनको उनका वो स्पेस डेजिग्नेट कर दिया जाता है कि मतलब ये हॉकर यहाँ पे अब है तो है, उनको एक सेपरेट डेजिग्नेटेड फ्ली मार्केट दिया जाता है जहाँ सिर्फ हॉकर्स अपना सेल कर सके, जहाँ उनको कोई कंपटीशन ना फेस करना पड़े, जहाँ रेगुलर क्राउड आता जाता रहे तो उनका धंधा चलता है। तो हॉकर्स का सबसे पहले प्रॉपर सेंसस होना चाहिए। हॉकर्स का सेंसस भी नहीं होता ढंग से। बहुत बुरा आइडिया है बीएमसी का कि कितने हॉकर अवेलेबल हैं, मतलब एग्जिस्ट करते हैं मुंबई में, बीएमसी को आइडिया है नहीं। वैसा सही स्टेटमेंट है जैसे मुंबई में 250 पोर्टल है। तो सबसे पहले उनका सेंसस करो और उनका ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स ऑन द कमोडिटी उनका लाइसेंसिंग करो, ताकि हमें एटलीस्ट कंट्रोल तो रहे इस बिजनेस को। और उसको थोड़ा लेजिटिमेट अपना फुटपाथ पे अपना दुकान चला रहा है, उसको ढंग की जगह दे दो दुकान चलाने, आपका फुटपाथ क्लियर हो जाएगा, उसका धंधा बच जाएगा। एक हफ्ते से पुलिस पैसा लेके जाता है, हफ्ता लेके जाता है, बीएमसी वाले हफ्ता लेके जाते हैं। एग्जैक्टली। हर सुबह का शिफ्ट अलग रहता है, शाम का शिफ्ट अलग रहता है। ये हफ्ते वाली प्रॉब्लम तो इतनी कोर है मुंबई में, मतलब हफ्ते वाली प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बुरी है कि मतलब कह नहीं सकते। हर लेवल पे हफ्ता लिया जाता है। जो ऑफिसर जिस डिपार्टमेंट का, एमएमआरडीए, एसआरए, मुंबई पुलिस, जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां पट लेता है। हमारा एक सोल्यूशन इसका यही है कि अगर हम सारे जो लाइसेंसिंग वगैरह के प्लेटफॉर्म्स है उसको कंप्यूटर पे कर दे, अगर दफ्तर जाने की रिक्वायरमेंट बंद कर दे, तो काफी हद तक ये हफ्ता लेना मिलेगा। बीएमसी के लिए पॉसिबल नहीं है, बाकी हमारे अंडर में नहीं, एंटी करप्शन ब्यूरो हमारे अंडर में, तो एक्शन ले भी नहीं सकते। ऑटो और टैक्सी की पार्किंग क्लियर हो जाएगी। दूसरा, बीएमसी की मुंबई में कुछ 25 पार्किंग स्पॉट्स हैं। 25 में क्या होगा भाई शहर का? हाँ, तो मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा सकती है, बनाने की पॉसिबिलिटी है वेस्ट में। वो बस अगर नियत की बात है। हाँ, वो सर सजेशंस वगैरह और उनको पता ही नहीं कौन बेच रहा है। बीएमसी के रिलेटेड और कोई सवाल जो मनु